प्रधानमंत्री मोदी आज देशवासियों से करेंगे मन की बात। ये मन की बात का 97वां एपिसोड। इंडिया की चर्चा, मिलेट्स फूड पर कर सकते हैं प्रधानमंत्री चर्चा। आज हरियाणा में 2024 का शंखनाद करेंगे अमित शाह। सोनीपत के गोहाना में जन उत्थान रैली को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान करने पर सियासत तेज। कांग्रेस ने कहा नाम बदलना बीजेपी का विकास। आज राष्ट्रपति करेंगे अमृत उद्यान का उद्घाटन। विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ खत्म होगा गणतंत्र दिवस समारोह। 3500 स्वदेशी ड्रोन से दिखेगा अद्भुत नजारा। दिल्ली हरियाणा में बारिश बढ़ा सकती है ठंड। आज और कल बारिश का अलर्ट। राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 के पार। भारत न्यूजीलैंड के बीच लखनऊ में आज खेला जाएगा दूसरा T20 मैच। इकाना स्टेडियम में होगा मुकाबला। सीरीज बचाने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। मिलावट रहित रोजलाना कच्ची घानी ग्रेड 1 शुद्ध सरसों तेल के स्वाद की आदत डाल लीजिए। पतंजलि हनी, शुद्धता के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खराब। और सेंट्रल पार्क गुरुग्राम, खुशियों का नया पता। नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। आज मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 17 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अनुमान है कि आज भी दिल्ली के लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। आज जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दिल्ली का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 285 दर्ज हुआ है। वहीं फरीदाबाद 281, गुरुग्राम 245, गाजियाबाद 234, ग्रेटर नोएडा 266 और नोएडा का 240। सर्दियों में आप दिल्ली आएं और मुगल गार्डन घूमने का प्लान ना बनाएं, ऐसा अमूमन होता नहीं है। इस मौसम में ये गार्डन दरअसल बगीचों का बादशाह है। एक फर्क आ गया है। दिल्ली का दिल यानी मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान हो गया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। ये बाग दिलकश है। ये गुलशन दिल्ली का दिल है। लेकिन अब मुगल गार्डन अमृत उद्यान है। अंग्रेजों के जमाने में बने मुगल गार्डन को नया नाम मिल गया है। इस वक्त देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है और 94 साल पहले बना ये गार्डन अब से अमृत उद्यान कहा जाएगा। Rashtrapati Bhavan Gardens, which will now onwards be collectively known as Amrit Udyan, are being opened tomorrow by the Honorable President, and they will be open this time for 2 months for the general public, from 31st January to 26th March. उसके अलावा हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरीज के लिए कुछ दिन रखे हैं 28 मार्च से लेकर 31 मार्च। इसमें अलग अलग कैटेगरीज जैसे फार्मर्स हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, विमेन हैं, उनके लिए एक दिन निश्चित किया गया है। 15 एकड़ में फैला ये बागीचा दिल्ली की सर्दियों की एक खुशनुमा पहचान है। इसी पहचान को अब नए भारत में नए नाम से जाना जाएगा, यानी गुलामी का प्रतीक मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है।
सियासी रूप से इस एक तीर से दो निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। ये गार्डन दरअसल ब्रिटिशर्स की निशानी है, लेकिन मुगल गार्डन नाम होने की वजह से जाहिर है मुगलों से भी इसकी पहचान जोड़ी जाती रही है। ऐसे में एक साथ दोनों पहचानों को छोड़ने का प्लान तैयार कर लिया गया है। हालांकि विपक्ष को सरकार के इस कदम से ऐतराज है। अब ऐतराज ना हो तो विपक्ष का मतलब भी क्या है? विपक्ष हो तो विरोध तो करना ही चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये आदत है, सड़कों का नाम बदलेगी, शहरों का नाम बदलेगी, अब गार्डन्स का नाम बदलना शुरू कर दिया है और इसी को वो विकास समझते हैं। आप गार्डन बनाइए, अपने सड़कें बनाइए, आप नए शहर बसाइए, उनके नाम अपनी मर्जी के रखिए। क्या राष्ट्रपति भवन को आप डिमोलिश करेंगे? ये भी अंग्रेजों ने बनाया था। देश में नाम को लेकर सियासत खूब होती रही है। इससे पहले जब दिल्ली के ही औरंगजेब रोड का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया था, तब भी खूब हंगामा हुआ था। हालांकि सरकार का मानना है कि एक मुगल आक्रमणकारियों को क्यों याद किया जाए। हालांकि सरकार मुगल पहचान के साथ साथ गुलामी के प्रतीकों को भी हटाने की कोशिश करती रही है। पहले रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग और फिर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम भी रखा जा चुका है। हालांकि मुगल गार्डन से अमृत उद्यान होने के बाद गार्डन की सुंदरता पर सियासी अखाड़े की जंग भारी पड़ने वाली है। आज प्रधानमंत्री मोदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक लेंगे। इस दौरान सभी एमओएस अपने मंत्रालय का लेखा जोखा प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई मंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें कि बजट सत्र से पहले ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इतना ही नहीं, 2023 की ये पहली बैठक है। दिल्ली की सड़कों को सुंदर बनाया जाएगा, यह ऐलान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार कई साल से सड़कों को सुंदर बनाने के लिए काम कर रही है और 1400 किलोमीटर सड़कों को सुंदर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, इन सड़कों के फुटपाथ को रिपेयर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खंबे, सबवे, रेलिंग, खराब लाइट, फुटओवर ब्रिज, स्ट्रीट फर्नीचर को ठीक किया जाएगा। इस पर 1 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। 18 मीटर से ज़्यादा चौड़ी जो सड़कें हैं वो 1400 किलोमीटर सड़कें हैं। ये 1400 किलोमीटर सड़कें पीडब्ल्यूडी के कंट्रोल में आती हैं, पीडब्ल्यूडी के जुरिस्डिक्शन में आती हैं। तो पीडब्ल्यूडी की सारी सड़कों को हम सुंदर बनाने जा रहे हैं, रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक करने जा रहे हैं। उस पर क्या क्या काम करने जा रहे हैं वो सब मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जितने भी फुटपाथ हैं और जितने भी सेंट्रल वर्ज हैं, आप देखते होंगे कई जगह फुटपाथ के ऊपर एक वो निकला हुआ स्लैब निकला हुआ है, कहीं कर्ब स्टोन निकला हुआ है, टूटे पड़े हैं, सेंट्रल वर्ज टूटे पड़े हैं, पत्थर इधर उधर हुए पड़े हैं। ये सारे रिपेयर किए जाएंगे। एक बार इनको सबको रिपेयर करने के बाद इन सब चीज़ों को हम उम्मीद करते हैं जिस दिन वर्क ऑर्डर होगा, वर्क ऑर्डर हमें उम्मीद है कि 20 मार्च के आसपास वर्क ऑर्डर हो जाएगा और 1 अप्रैल से काम चालू हो जाएगा। उसके 6 महीने के अंदर हमें उम्मीद है ये सारा रिपेयर का काम हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 10 साल का हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि फिर जब भी कुछ टूटेगा वो तुरंत रिपेयर किया जाएगा। उसके लिए फिर नया कोई कॉन्ट्रैक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नया कोई वो देने की अगले 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। फुटपाथ पे कुछ एक पत्थर टूटा, कहीं कुछ टूटेगा, तुरंत 24 घंटे के अंदर उसको रिप्लेस किया जाएगा, उसको रिपेयर किया जाएगा, ताकि हमारी सड़कें हमेशा चमकती और सुंदर नजर आएं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ में नई कैजुअल्टी और आपातकालीन वार्ड का उद्घाटन किया। इन सुविधाओं को देने का मकसद महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने जेटीबी अस्पताल में उन्नत ऑक्सीजन सुविधाओं का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि जेटीबी हॉस्पिटल ने दिल्ली के साथ साथ आसपास के राज्यों के लोगों को यह आत्मविश्वास दिया है कि यहां उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा।
बीजेपी को घेरते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने डॉक्टर्स की सैलरी रोक दी, काम रोक दिया, लेकिन ये कितने भी षड्यंत्र कर लें, अरविंद केजरीवाल जनहित के काम रोकने नहीं देंगे। दिल्ली में मेयर चुनाव पर सियासत लगातार जारी है। 2 बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन हंगामे के कारण दोनों ही बार दिल्ली को मेयर नहीं मिल पाया और अब इस पर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने अपने इलाके कोंडली में रोष यात्रा निकालकर विरोध दर्ज करवाया। दिल्ली बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के दूसरे और आखिरी दिन राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए। इस दौरान आप सरकार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पास करते हुए बड़ा हमला किया गया। साथ ही बैठक में एमसीडी चुनाव की हार पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी संगठन का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 24 में लोकसभा चुनाव जीतेंगे और 25 में इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं अनुराग ठाकुर ने G20 को भारत के लिए गर्व की बात बताया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता हमारी अभी समाप्त हुई और शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भी इस साल भारत को मिली है। पिछले कल ही SCO फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ G20 प्रेसिडेंसी अपने आप में बड़े गर्व की बात है और देश के 55 ऐसे स्थानों में 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होने वाली हैं। देश का हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरी इसका साक्षी बनेगा, जहां पर हर कोई भव्य तैयारियां कर रहा है G20 की इस साल की प्रेसिडेंसी को निभाने के लिए। कुछ प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी और आगामी जो कि राज्य में सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, किस प्रकार अराजकतावादी तत्वों की तरह कार्य कर रही है, मेयर नहीं बनने दे रही, चुनाव में विलंब पैदा कर रही है। उसके अलावा जो दिल्ली की जनता ने उनको सोचकर चुना था, चाहे पानी की समस्या रहो, हॉस्पिटल की समस्या, स्कूलों की हो, भ्रष्टाचार हो, अनेक भ्रष्टाचारों में लिप्त सरकार जो दिल्ली को कुछ भी नहीं दे पाई, उस पर सब आंदोलनकारी कदम उठाए जाएंगे, उस पर संकल्प लिया जाएगा और सारी भावनाओं को जो केंद्र सरकार ने हमें मदद की है, चाहे वह कोरोना काल के अंदर भोजन की मदद की, अब भी भोजन की मदद कर रही है, लेकिन राज्य सरकार उसमें काम नहीं कर रही है। मुझे लगता है वह सारे संकल्पों लेकर हम आगे चलेंगे। देखिए, इस रेजोल्यूशन में हमने अरविंद केजरीवाल सरकार के जितने भी घोटाले हैं उसका जिक्र करते हुए और जिस तरह से हमने शराब घोटाले को उजागर किया और उस नीति को उनको वापस लेना पड़ा, उनके बाकी घोटालों पर भी हमारा आंदोलन तेज होगा और इस सरकार को झुकना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल तो कागज़ पर लिख के लाए थे कि हम 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। तो हमने इस नगर निगम चुनाव में 26 विधानसभाएं जीती हैं, उनसे छीनी है हमने। जब हम 26 छीन रहे हैं तो हम 56 भी छीनेंगे और ये 2025 में करके दिखाएंगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरद सिंह आज दिल्ली के दौरे पर होंगे। इस दौरान वो फेडरेशन और खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और खिलाड़ी विवाद के बाद पहली बार बृजभूषण शरद सिंह दिल्ली दौरे पर है। वो 30 जनवरी तक अपने दिल्ली आवास पर ही रहेंगे। नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित त्रिवेणी कला केंद्र में 2 दिवसीय सांस्कृतिक संगीत का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संगीत का मुख्य आकर्षण जुगलबंदी की प्रस्तुति है। इसमें तबला संतूर, वायलिन संतूर की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। इस कार्यक्रम में अलग अलग वादक की जुगलबंदी देखने को मिल रही है। ये आश्रम का मतलब है कि जहाँ संगीत गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ता है। पंडित तरुण भट्टाचार्य जी का ये प्रयास बहुत ही शानदार है और ये भारत के कई जगहों पर ये कार्यक्रम करते रहे हैं, पर ये दिल्ली में आज उनका दूसरा अवसर है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आज एक महज संयोग है कि आज केवल इंस्ट्रूमेंट का कार्यक्रम है और कल भी कई कार्यक्रम होने हैं। मैं तो जानता हूँ कि जिस समाज में आर्ट एंड कल्चर जितना ज़्यादा होगा वहाँ हिंसा कम होती है और वो समाज पुष्पित होता है, पल्लवित होता है। दिल्ली में प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर विवाद जारी है। इसको लेकर पहले JNU और फिर जामिया और इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी वाइस चांसलर की तरफ से गठित की गई है।
नरेला रेलवे ट्रैक के पास एक महिला और 2 बच्चों का शव मिला है, जिनकी पत्थरों से पीटकर हत्या की गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। हमारे को मर्डर की कॉल मिली थी। यहाँ पे आके देखा तो एक लेडी है, 2 बच्चे हैं और अभी पुलिस जांच कर रही है। ये सिर पर पूरे जख्म हुए हैं, ईंटों से मारी हुई है। बच्चों को भी ईंट मार रखी है, लेडी को भी ईंट मार रखी है। बाकी पुलिस जांच कर रही है। श्रीकांत त्यागी से जुड़ा एक मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। मामले में कुछ लड़कों को गंभीर धाराओं में जेल भेजा गया था। उन लड़कों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर त्यागी समाज के सैकड़ों लोग नोएडा कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे और कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की। नोएडा साइबर सेल पुलिस ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से साइबर ठगी के एक आरोपी शमशेर अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी के भाई को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। आरोपी अपने पिता और भाई के साथ मिलकर रिटायर्ड पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते थे। पेंशन का पैसा दिलाने के लिए पेंशन अधिकारी बनकर कॉल करते थे। हमारे यहाँ मुकदमा पंजीकृत है कि उनके पिता जो पीएससी में थे, उनका सेवानिवृत्त हो गया और उनको एक फ़ोन आया पेंशन ऑफिसर बन करके कि आपका पीपीओ बनाना है। इस आधार पर जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ और उनका इंटरनेट बैंकिंग से उनसे 31 लाख रुपये निकाल लिए गए, जिसमें इससे पहले भी पूर्व में नूर अली जो कि जामताड़ा गैंग के बिहार के रहने वाले और पंजाब में रहते हैं, कोरेस करके जेल भेजा जा चुका है। और उन्हीं के गिरोह उनके उसके पिता वो भी शामिल थे पूरी तरह से। तो शमशेर अली जिनको पंजाब से अभी अरेस्ट करके हम लोग ले आए हैं और उनको जेल भेजा गया है। और इन लोग के द्वारा जो है विभिन्न मोबीक्विक और अन्य जैसे सुगल दामनी कई जगह पे वॉलेट बना करके फर्जी आईडी पर खाते बनाकर उनमें पैसे ट्रांसफर किए गए, जिनको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास एक कार में आग लग गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। कार चालक ने वक्त रहते कार से निकलकर अपनी जान बचाई है। सूचना मिलने पर फायर डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। हालांकि जब तक इस आग पर काबू पाया जाता, कार पूरी तरीके से जल गई थी। नोएडा की कंपनी ने 1.5 करोड़ के सामान की चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया है। मामला स्टोर रूम में एक रखे सीसीटीवी सेटअप और निर्माण सामग्री गायब होने का है, जिसमें 13 लोगों को नामजद करके और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसमें बीजेपी के नेता नवीन मिश्रा के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। साथ ही 13 नामजद में से एक यूपी पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के विजय चौक पर बिटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होगा। इससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया और इस दौरान ड्रोन की प्रैक्टिस भी की गई। यहाँ ड्रोन के जरिए आसमान में अलग अलग कलाकृतियां बनाई गई। बिटिंग द रिट्रीट के आखिर में ड्रोन शो भी होगा, जिसमें अनोखी कलाकृति बनाई जाएगी। आज शो में भारत के इतिहास को दिखाने की कोशिश होगी। इस दौरान G20 की झलक भी देखने को मिलेगी। सिरसा के ओटू के पास एनजीसी नहर टूट गई। नहर टूटने से आसपास के खेतों में खड़ी गेहूं की 70 एकड़ फसल डूब गई। इससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। नहर टूटने की सूचना पर नहर विभाग के अधिकारी भी पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए हैं। वह किसान अब हरियाणा सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कम से कम 15 के करीब एकड़ के करीब डूब गई है। तो आपने ठेके पे ले रखी थी? हाँ जी, पंचायत की जमीन हमने ठेके पे ले रखी थी। तो क्या मांग करते हो? आपको मुआवजा मिलना चाहिए? हमारा मुआवजा मिलना चाहिए। तो टोटल करीब मेरे हिसाब से 30-40 किलो के करीब डूब गए। रोहतक के जसिया में सरपंचों की तरफ से महासम्मेलन का आयोजन किया गया। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस लेने की मांग को लेकर लामबंद सरपंच अब सरकार से 25,000 रुपये मासिक मानदेय की मांग कर रहे हैं। सरपंचों ने सरकार को ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल वापस लेने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया है और कहा है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा सरपंचों ने दावा किया है कि वो कल गोहाना में होने वाले बीजेपी की रैली को प्रभावित कर सकते हैं।
हम सरकार के ऊपर पूर्ण रूप से प्रेशर डालेंगे और अपने अधिकार वापस लेके ही पीछे हटेंगे। हम जब तक हमारे अधिकार नहीं मिल जाते हम रुकेंगे नहीं तब तक। आज एक तो हम कल हरियाणा के अंदर अपने अपने गाँव के अंदर सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक रोड जाम करेंगे और 3 तारीख को मुख्यमंत्री जी नरवाना में आने लग रहे हैं। हम उनको नरवाना के अंदर घुसने नहीं देंगे, उनका पूर्णतः विरोध करेंगे और 7 दिन का सरकार को टाइम दिया हमने। अगर 7 दिन के अंदर हमारी बातें सरकार हमारी मांगे मानती है ठीक है, वरना हम 7 दिन के अंदर 7 दिन के बाद कोई भी कड़ा फैसला ले सकते हैं। उसके लिए हम चाहे चंडीगढ़ की ओर रवाना हो या फिर दिल्ली की तरफ। पानीपत में प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां ठीक करवाने के लिए निगम की तरफ से हेल्प डेस्क खोला गया, लेकिन ये हेल्प डेस्क भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा। आवेदकों का कहना है कि समाधान करने के बजाय एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड की जा रही है। निगम कर्मचारी ने बताया कि एप्लीकेशन ज़्यादा होने के कारण समाधान नहीं हो पा रहा है, नंबर देकर फाइल को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। पानीपत में हेल्प डेस्क लगाया गया है जिसमें आम जनता की समस्याओं का समाधान करने का दावा किया जा रहा है। इस समय मौजूद है जहां प्रॉपर्टी आईडी की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। आप देखिए यहां पर जो लोग हैं निगम के कर्मचारी हैं वो यहां बैठे हैं और जिन जिन की समस्याएं हैं वो लोग यहां पर आकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए मैं दिखाऊंगा यहाँ कुछ यहाँ लोग हैं जो समस्या का समाधान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, यहाँ पर जो हेल्प डेस्क लगाया गया है किस प्रकार की समस्याओं को दूर की जा रही है? समस्या सर जैसे क्लरिकल मिस्टेक हो गई किसी की या अप्रूव्ड एरिया है लेकिन यासी सर्वे मैंने अप्रूव्ड दिखा दिया उसको कर रहे हैं ठीक, और अपना नाम जैसे राम था श्याम आ गया या सर नेम भी लगा या रजिस्ट्री में कुछ और भी नाम उनका ऐड है वो लगा रहे हैं सर। उसमें कितने टाइम में सोल्व होने की दावा कर रहे हैं आप लोग? सर जैसे आवेदन काफ़ी आ रहे तो टाइम तो लगेगा उसमें, लेकिन जल्दी हो जाएगा। आप लोगों ने कहा इंस्टेंट ठीक हो रहा है, इंस्टेंट ठीक हो रहा है कि नहीं? इंस्टेंट तो सर हो नहीं सकता ना क्योंकि क्लरिकल साइट भी नहीं चलती है, लेकिन आवेदन ले रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं करने की। देखिए जिस प्रकार से प्रॉपर्टी आईडी में नाम की समस्या होगी, डेवलपमेंट चार्जेज होगी, उनको लेकर समस्याएं तो हैं लेकिन उनके नाम लेकर इंस्टेंट जो है वो बता रहे हैं ठीक नहीं हो रहा, लेकिन एप्लीकेशन ली जा रही है, उन्हें आगे फॉरवर्ड भी किया जाएगा। हमारे साथ कुछ एक पीड़ित है, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, आप बताएंगे किस पर क्या ठीक करवाने और क्या समस्या है? सर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो हमारा करेक्शन है ना डेवलपमेंट चार्ज, उसको मैं ठीक कराने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो इंस्टेंट ठीक हो रहा है वो आप इंस्टेंट? नहीं मैं सर मेरे को तो सुनने में यही आया था, कल मुझे पता लगा कि नगर निगम में कैंप लगाए जा रहे हैं जिसके अंदर तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आया, मैंने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद में मैंने अपने फोटोकॉपी लगा के दी, तो मैंने बोला मैम ये मेरा कब तक हो जाएगा ठीक, तो उन्होंने मुझे खाली एक नंबर दिया 61 और उसके बाद में मैंने पूछा कब तक इसका एक्शन होगा, कल परसों 1 हफ्ता 10 दिन, बोला इसके बारे में हमें पता नहीं। कुछ फायदा है इसका? सर अभी तक तो मुझे कुछ लगा नहीं है फायदा, पता तो बाद में लगेगा जब मेरा काम हो जाएगा। कोई फायदा नहीं हो रहा है, चक्कर कटवा रहे लोगों के जी। क्या ठीक करवाना है? अब नाम ठीक करवाना, नाम नहीं ठीक हो रहा, करे ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन फाइल लगाओ, जब भी नहीं कुछ हो रहा है। देखिए मैं एक बार दिखाऊंगा, इन्होंने अपने हाथ में ये जूम करके दिखाए, ये इनकी फाइल का 61 नंबर इन्होंने यहाँ पर दे दिया। एक बार फिर से जिस प्रकार से हेल्प डेस्क तो लगाया है लेकिन इंस्टेंट समस्या का दावा करने टोटली यहाँ पर फेल हो रहे हैं। लोगों की समस्याएं समाधान नहीं हो रहा, केवल एक बार फिर फाइल नंबर देकर इन्हें आगे का समय दिया जा रहा है। राकेश बेरा, जी मीडिया, पानीपत। रेवाड़ी में कार के शोरूम में चोरी का एक मामला सामने आया है। चोर ने 8,19,000 की नकदी पर हाथ साफ किया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। घटना बावल रोड स्थित कार के शोरूम की बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। उसने ड्रॉवर के अपने औजार से ताले तोड़े हैं, उन ड्रॉवर्स को चेक किया है और उसमें से जो सामान उसको लगा वो लेके गया है। अभी तक जो पता लगा है, नीचे हमारे जो कैशियर बैठते हैं वहाँ से 19,000 समथिंग 100 रुपये वो थे उसके पास, वो ले गए हैं। और फिर उन्होंने मेरे केबिन में देखा हमने कि मेरे केबिन की भी दरवाज़ा टूटी हुई थी, उसकी ग्लास उखाड़ी हुई थी और ड्रॉवर वगैरह तोड़ करके जो गला है उसमें से लगभग 8 लाख रुपए मेरे पास वहाँ रखे थे और वो नज़ारे थे, वो गायब है, ले गए हैं शायद वो।
प्राप्त हुई कि डिनको मोटर है जो नज़दीक आईसी चौक है, उसमें 8,19,100 रुपये की चोरी हो गई है। जो धर्मेंद्र यादव है, जो जीएम है, जनरल मैनेजर है डिनको के, उन्होंने कंप्लेंट दी है। उसके अकॉर्डिंग हम मौके पर गए। जो 25 और 26 की रात को कोई नामालूम चोर है, बदमाश है, वो पीछे से खिड़की विंडो से एंट्री करके उनकी जो सेफ है उनको पेचकस की सहायता तोड़ के उसमें चोरी की है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज हमने ऑब्टेन किए हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जो चोर है थी जो उसके बारे में पता लगे, आगामी कार्रवाई करें। चरखी दादरी के मानकावास गांव में मंदिर में आयोजित भंडारे में बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार भी हो गए। मृतक हरविंदर के परिजनों का कहना है कि यह हमला पुरानी रंजिश में किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। हमने अभियोग अंकित किया है और 302 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो भी इस केस में वांछित व्यक्ति हैं, वैसे तो उसके पारस ने जो है ना 3 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग अंकित करवाया है व 2-3 अन्य का नाम दिया है। पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है और जल्द ही भगोड़े व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कनाडा भेजने के नाम पर 66 लाख रुपए ठगने के मामले में इकोनॉमिक सेल की टीम ने आरोपी अनिल खन्ना को गिरफ्तार किया है। अनिल खन्ना पर आरोप है कि उसने 3 युवकों को कनाडा भेजने के नाम पर 22 लाख रुपए की ठगी की थी। विदेश जाने की चाह में आजकल युवा ठगी का शिकार हो रहे हैं। कैथल में भी ऐसे ही 3 युवा 66 लाख की ठगी का शिकार हुए हैं। इन युवाओं ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से एक विज्ञापन देखा कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। संपर्क करने के बाद एजेंट से ये मिलते हैं। एजेंट ने कहा कि उनकी फाइल लगाने के बाद उनको वीज़ा दिलवा दिया जाएगा और सारे पैसे वीज़ा लगने के बाद ही लिए जाएंगे। इन लोगों की फाइल लगाने के बाद इनको बीएसएफ कार्यालय चंडीगढ़ में इनका बायोमेट्रिक करवाया जाता है और उसके कुछ दिन के बाद इनको व्हाट्सएप पर एक फर्जी वीज़ा भेज दिया जाता है और इनके पासपोर्ट स्टिकर लगने के लिए ले लिए जाते हैं और 66 लाख रुपए क्योंकि वीज़ा लग चुका है इनसे एजेंट ले लेता है। अब उसके बाद ना तो एजेंट मिलता है और ना ही इनको पासपोर्ट वापस मिलते हैं। इस तरह ये तीनों युवा विदेश जाने के नाम पर ठगी का शिकार हो जाते हैं। कैथल पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए मोहाली से एजेंट अनिल खन्ना को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश कर 2 दिन का रिमांड लिया है। पुलिस जानना चाहती है कि इन्होंने कितने और लोगों को ऐसे ठगी का शिकार बनाया है। इस तरह कैथल के 3 युवा कनाडा जाने के नाम पर 66 लाख की ठगी का शिकार हुए। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं।